हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोशन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पक्षों में रखा जाता है। यूँ कहें कि भारत की सबसे पहली सभ्यता या सबसे पहली नगरीय सभ्यता, तो यह भी कहना उचित ही प्रतीत होता है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ऐसे जितने भी एग्जाम जहाँ पर जीके जीएस को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बीपीएससी, अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पर जीके जीएस में हिस्ट्री को भी ज़्यादा मान्यता दी जाती है, तो वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है भारतीय इतिहास में और जीके जीएस के पक्ष को भी लेकर के। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहने का अर्थ क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सभी भारत की सबसे पहली सभ्यता का ही नाम है। यानी एक के ही इतने सारे नाम, आखिर क्यों? तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु एक नदी है और उसी नदी क्षेत्र में इस सभ्यता की खोज काफ़ी बड़े पैमाने पर की गई और इस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अगर हड़प्पा नाम लें, तो सर्वप्रथम इस सभ्यता की खोज हड़प्पा से हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता इसे कहा जाता है। अगर हम सरस्वती सिविलाइजेशन कहें, तो सरस्वती नदी के किनारे इसकी खोज होने के कारण इसे सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी सरस्वती सभ्यता भी। तो इसकी खोज और नामकरण की शुरुआत कैसे हुई? तो खोज और नामकरण की शुरुआत इसकी हुई थी 1826 में। एक चार्ल्स मैसोन नामक व्यक्ति ने एक टीले का वर्णन किया था जो हड़प्पा में था। उन्होंने कहा था कि ये एक टीला है और हो सकता है यहाँ कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हो, हिस्टोरिकल चीज़ें हो। उन्होंने इस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया, बट कुछ काम नहीं हो पाया। और उसके बाद 1853 से लेकर 1856 सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व के या इंडियन आर्कियोलॉजी के पिता भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इन्होंने यहाँ पर सर्वेक्षण किया, काफ़ी खोजबीन की, पर वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके। उन्होंने उसे फिर छोड़ दिया और 1856 में ही रेलवे लाइन बिछाते समय विलियम ब्रंटन नामक व्यक्ति को कुछ अलग प्रकार की ईंटें मिली। जब रेलवे के लिए खुदाई की जा रही थी, रेलवे पटरी बिछाने के लिए, इस तरीके से यहाँ से मान लो यहाँ तक, तो बीच में कहीं कहीं से कुछ कुछ ईंटें इनको मिली, अलग प्रकार की ईंटें, जिस पर इन्होंने प्रकाश डाला और लोगों को कहा कि ये हो सकता है यहाँ कुछ एविडेंस हो जो भारतीय इतिहास या विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता हो। पर वहाँ भी कुछ नहीं हो सका, ये वहाँ भी बंद पड़ा रहा। और फिर आया 1921 का समय, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक तरीके से कहे तो वरदान भी साबित हुआ और भारतीय इतिहास के लिए भी। और इसी समय सर जॉन मार्शल जो थे, इनके निर्देश पर ही, उस समय ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे, सर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। सबसे पहली खोज हड़प्पा, इसी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंग्लिश में भी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। किसने खोज की थी? सर दयाराम साहनी ने 1921 में, 1921। और फिर 1922 आर.डी. बैनर्जी, रखाल दास बैनर्जी, आर.डी. बैनर्जी यानी रखाल दास बैनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, जिस पर बॉलीवुड में ऋतिक रोशन ने मूवी भी बनाई है, मोहनजोदड़ो, 1922। ये दोनों खोज काफी महत्वपूर्ण रहा और इसके बाद यहाँ लगातार काम होना शुरू हुआ। तो शुरुआत में माना जाता था कि इसकी जो विस्तार है, इसका जो एरिया है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक ही है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र जो है हमारा
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में ही है। तो माना जाता था कि इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भीतर है ज़्यादातर। बट हुआ क्या कि इसके और भी एविडेंसेज हमें इंडिया में मिलने लगे, और आज़ादी के बाद इंडिया में भी काफ़ी सारे काम किए गए सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, और काफ़ी सारे एविडेंसेज मिले और आज भी मिल रही हैं। हड़प्पा नाम जो है इस सभ्यता को सर मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया था। ठीक है, सर मॉर्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया था। खोज और नामकरण का सिलसिला इसी तरीके से चालू रहा। तो इसमें बात आई कि नहीं, भारतीयों का जो इतिहास, एक तो पहले अंग्रेज हमें मानते थे असभ्य, उनका कहना था कि नहीं, यहाँ के जो लोग हैं सभ्य नहीं है, उन्हें इतिहास का कुछ ज्ञान ही नहीं है, असभ्य जाति के लोग हैं, उन्हें सभ्यता हमने दी। पर जब ये सारी चीजें हमारे सामने खुलकर आई तो इनके ऊपर अब जब कार्य किया जाने लगा तो तिथि निर्धारण की समस्या आई कि तिथि का निर्धारण हो। तो रिसर्च के बाद जो तिथि का, सर्वमान्य तिथि का जो निर्धारण होता है, प्री हड़प्पा यानी हड़प्पा के सबसे शुरुआती फेज का है, तो 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व, और मैच्योर हड़प्पा यानी हड़प्पा का जो बेहतर फेज था वो 2600 से 1900 बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी ईस्वी पूर्व, और लेट हड़प्पा यानी उसका अंतिम फेज 1900 से 1200 बीसी ये रखा गया। और उसके बाद कुछ और भी एविडेंस के ऊपर काम किया गया और अलग अलग तिथि का निर्धारण हुआ, जिसमें C14 तिथि मेथड जो है, रेडियो कार्बन इसे कहते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, इसके अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व बीसी बिफोर क्राइस्ट। सर जॉन मार्शल ने इसकी तिथि तकरीबन 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व के बीच रखी, जबकि मॉर्टिमर व्हीलर, सर मॉर्टिमर व्हीलर ने इसकी तिथि 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व ही रखी। और रोमिला थापर ये एक भारतीय विद्वान, इन्होंने 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व इसकी तिथि को रखा। यानी अलग अलग शोधों के अनुसार, अलग अलग विद्वानों के मत के अनुसार इसकी तिथि निकाली गई। इसमें एक हेरास का भी नाम आता है। इन्होंने, ये नक्षत्र विज्ञानी है हेरास, और इन्होंने शायद आई थिंक नक्षत्र विज्ञान के आधार पर ही इसकी किसी प्रकार डेटिंग निकाली होगी। तकरीबन 6000 ईस्वी पूर्व ये मानते हैं कि नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तिथि जो है 6000 ईस्वी पूर्व तक है। इसकी तिथि ये 6000 ईस्वी पूर्व तक कहते हैं। ये था सभ्यता। तो इसके निर्माता कौन थे? तो इसके जो निर्माता थे उससे लेकर भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे आर.डी. बैनर्जी, राखाल दास बैनर्जी ने इन्हें द्रविड़ कहा है। इनका मानना है कि ये द्रविड़ लोग थे, जबकि सर मॉर्टिमर व्हीलर और डी.डी. कौशाम्बी, इन्होंने इसे मेसोपोटामिया सभ्यता से इंक्लूड किया है कि नहीं, ये मेसोपोटामिया लोग थे जो यहाँ आए सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में, और उन्होंने यहीं पर अपनी सिविलाइजेशन को बसाया। अमलानंद घोष और ऑलचीन ये देसी प्रभाव मानते हैं, और आज के समय में सबसे ज्यादा एविडेंस देसी प्रभाव के ही मिल रहे हैं। साथ ही साथ लक्ष्मण स्वरूप ये आर्य मानते हैं, और गॉर्डन चाइल्ड ये सुमेरियन मानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई इंसान कहीं से माइग्रेट होकर कहीं जाए, या अपने घर द्वार को छोड़कर कहीं दूसरे क्षेत्र में जाए, तो वो वहां जाकर के एक अपनी भाषा को चेंज नहीं कर सकता, जिसके प्रमाण यहाँ मिलते हैं। जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, या द्रविड़ लोग जहां से थे, इन सभी जगहों के लोग यदि मान लो कि यहाँ पर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ए नाम का प्लेस है, बी प्लेस है, सी प्लेस है, ये 3 प्लेसेज हैं, और हम कह रहे हैं कि नहीं, ये जो सी प्लेस है यहाँ पर ए नाम के जगह से लोग आकर के बसे,
और फिर कह रहे हैं कि नहीं यहाँ जो है बी की जगह पर सी जाकर के बसे। तो इस तरीके से अगर हम अवधारणा बनाते हैं तो ये ए नाम के प्लेस से अगर मान लो 10,000 इंसान यहाँ आकर के बस गए डायरेक्ट यहाँ पर, तो ये अपनी सभ्यता और संस्कृति जो यहाँ पर इनकी थी उसे यहाँ नहीं, उसे मतलब छोड़ नहीं सकते वो। सिंपल सी एक भाषा में कहे तो यानी कि यहाँ पर से जो लोग यहाँ आए, यदि वो जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा को यहाँ बोलने का प्रयत्न करेंगे, उसी भाषा को बोलने का प्रयत्न करेंगे। अगर 10,000 लोग आए हैं तो सब आपस में उसी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। तो इस वजह से मेसोपोटामिया सभ्यता में जो भाषा मिलती है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन की दी है, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की समकालीन जो भी सभ्यता है, जैसे हम बात करें मेसोपोटामिया, मिस्र या फिर चीन या अदर जितने भी सभ्यता हैं, इन सब की भाषा जो है डिसाइफर हो चुकी है, इनकी स्क्रिप्ट्स पढ़े जा चुके हैं, जबकि इंडस वैली की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा चुकी है। तो यदि विद्वान कहते हैं कि मेसोपोटामिया से लोग माइग्रेट होकर के इंडस वैली क्षेत्र में आ रहे हैं, तो फिर दोनों के भाषा में इतना अंतर क्यों? तो ये मत गलत है। यानी इसका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे प्रभावशाली मत देशज, यानी कि देसी उत्पत्ति ही, यहीं के लोग यहीं पर नगर बसाएं। और इसके काफी सारे एविडेंस मिलते हैं, जैसे मेहरगढ़, कालीबंगा और भी कुछ ऐसे पुरातात्विक स्थल है जहां से प्री हड़प्पा, ये जो हड़प्पा की शुरुआत थी उससे भी पहले के एविडेंसेज इन सब जगहों से मिल रहे हैं, हमें लोगों के रहने के एविडेंसेज मिल रहे हैं। तो इसी वजह से, और फिर यहाँ पर आईवीसी के भी इन दोनों जगहों से एविडेंस मिलते हैं। तो यानी कि देसी प्रभाव ज्यादा प्रभुत्व रखता है, ज्यादा माना जाना चाहिए, जो कि आज भी माना जा रहा है सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं हम इसके विस्तार की। इसका अगर हम विस्तार देखें तो जनरली 3 कंट्री, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दूसरा बलूच क्षेत्र जो एक है वहां भी इसके एविडेंसेज मिलते हैं। तो अफगानिस्तान में सबसे प्रमुख पूरा स्थल जो है सोर्तुघई और मुंडीगाह। ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, सोर्तुघई किस देश में पड़ता है, या सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल सोर्तुघई किस क्षेत्र में पड़ता है? तो अफगानिस्तान। बलूचिस्तान, मेहरगढ़, बालाकोट, सुक्कांगेडोर, कुल्ली, दम्बसदात। मेहरगढ़, बालाकोट, सुक्कांगेडोर, कुल्ली, दम्बसदात, ये बलूचिस्तान के क्षेत्र में। और भी कुछ साइट्स हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अभी तक काफी सारे साइट्स इसके खोजे जा चुके हैं, अप्रॉक्स 1500 से भी ऊपर खोजे जा चुके हैं, 1500 से प्लस, ठीक है। इससे भी ज्यादा साइट खोजे जा चुके हैं जो सब के सभी महत्वपूर्ण नहीं है। सोर्तुघई, मेहरगढ़, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण साइट है। सोर्तुघई से आईवीसी का बिजनेस होता था, यानी व्यापार वाणिज्य के लिए यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण था। लैपिस लजूली एक जो है पदार्थ होता है पत्थर का, वो यहाँ से पाई जाती थी, उसका व्यापार यहाँ पर होता था। जबकि मेहरगढ़ में एग्रीकल्चर का काफी एविडेंस मिला है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण साइट है। उसके अलावे हम पंजाब पाकिस्तान में देखें, जो पंजाब का जो क्षेत्र था, पंजाब वो 2 भागों में इस तरीके से, एक ईस्ट और एक वेस्ट, यानी पश्चिमी पंजाब जो है पाकिस्तान। तो वहां का जो क्षेत्र था, तो वहां का हड़प्पा, और यही हड़प्पा सबसे पहली बार भी खोजी गई थी। हड़प्पा, रहमान ढेरी, जलीलपुर, ये पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। जबकि सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चान्होद्रो और आमरी, ये नाम आते हैं। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चान्होद्रो और आमरी, यह सिंध क्षेत्र में पड़ते हैं। विस्तार में
ये जो था भारत से बाहर, जबकि भारत में सबसे पहले राजस्थान, तो राजस्थान में सबसे प्रमुख साइट कालीबंगा, दूसरा बलाथल। कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। जम्मू और कश्मीर मांडा, ये बाउंड्री भी बनाती है। पंजाब में रोपर, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, मीताथल। यह राखीगढ़ी भी काफी महत्वपूर्ण साइट है। जबकि यूपी में आलमगीरपुर, यह इंदस वैली सिविलाइजेशन की बाउंड्री लेवल को बनाती है। इधर आलमगीरपुर, दूसरा मांडा। यूपी में एक हुलास और एक है सोनौली। सोनौली से भी अच्छे खासे एविडेंस मिल रहे हैं, जिसकी उत्खनन अभी भी चल रही है। फिर है गुजरात में धौलावीरा। धौलावीरा वो साइट है जहां से कुल 10 अक्षरों का साइन बोर्ड मिला है, ठीक है। यानी इंदस वैली सिविलाइजेशन के 10 अक्षरों का एक साइन बोर्ड पूरा का पूरा मिला है। कहां से? धौलावीरा से। फिर है रंगपुर, और फिर लोथल, सुरकोटदा, भगतराव, रोजरी। लोथल से गोदी बारे का साक्ष्य मिला है, यानी कि डॉकयार्ड जहां पर जहाज आकर के रुकती है और बिजनेस पर्पस होता था, वहां से व्यापार का संचालन अच्छा खासा यहाँ होता था। लोथल ही वो साइट है जहां से फारस खाड़ी की भी मुद्रा मिली है। यानी फारस से किसी न किसी प्रकार से यह आया, व्यापारियों के माध्यम से ही आया होगा। तो इससे पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य यहाँ इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी था। यानी ये आपस में भी व्यापार करते थे और बाहर के भी क्षेत्रों से व्यापार होती थी। महाराष्ट्र में एक साइट है दायमाबाद, जो काफी महत्वपूर्ण साइट है। दायमाबाद जो है इसकी बाउंड्री बनाती है। अभी हम बाउंड्री का निर्धारण करेंगे तो उसमें पता चलेगा दायमाबाद जो है कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यह बाउंड्री बना रही है। तो ये जो पूरा का पूरा हमारे भारत में जो एविडेंसेज मिलते हैं, ये उनको लेकर के था। अब हम देखते हैं इसमें इसकी बाउंड्री की हम बात करें इसकी, इस तरीके से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ में हमारा मांडा, कश्मीर में, जबकि साउथ में हमारा जो है दायमाबाद, महाराष्ट्र में, इधर ईस्ट में आलमगीरपुर, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में, और इधर वेस्ट में सुतकांगेडोर। और ये जो है क्षेत्र बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। और अगर इसकी हम बात करें डायग्राम की, तो ये जो है एक त्रिभुजाकार आकार लेता है। यह त्रिभुजाकार आकार इस तरीके से लेता है। आपको दिखाता हूं। ये मैप में महाराष्ट्र दायमाबाद, उत्तर प्रदेश
जम्मू कश्मीर में मांडा, और फिर ये बलूचिस्तान में कुछ लंबे, इस तरीके से ये क्षेत्र बनाता है पूरा आपका का। यानी पर यहाँ मान लीजिए सिर्फ कांगेडोर, तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा अपना क्षेत्र बनाता है। यानी कि ये वेस्ट का हो गया, और ये हो गया नॉर्थ का मांडा कश्मीर, ये हो गया हमारा ईस्ट का आलमगीरपुर यूपी, और ये हो गया दायमाबाद हमारा साउथ का क्षेत्र। तो ये इस तरीके से जो है अपनी बाउंड्री को बनाती है। उसके बाद हम अगर इसके पूरे के पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो है 12,99,640 कुछ किताबों में दी जाती है, जबकि कुछ किताबों में 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि कुछ किताबों में 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अलग अलग क्यों दिए जाते हैं? तो इसका कारण यह है कि कुछ किताबें जो ओल्ड है वो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर रहती है, पर इसका जो क्षेत्र है इसका फैलाव तो काफी ज्यादा हो रहा है आज भी। ये साउथ का जो एरिया है दायमाबाद महाराष्ट्र, अब ये भगत राव तक जा चुका है। भगत राव एक क्षेत्र है महाराष्ट्र में ही, वहां तक इसकी बाउंड्री जा चुकी है। तो बाउंड्री गई तो यानी कि क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी हुई, तो अप्रॉक्स 13 लाख मानी जाती है। कुछ किताबें तो 15 लाख तक भी मानती है। इसका जो है फैलाव पूरे 15 लाख तक रखा जा सकता है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, यानी 15 लाख तक रखने में, क्योंकि उसके एविडेंसेज मिल रहे हैं उतने लंबे चौड़े। एक महत्वपूर्ण है इसमें, जो कुछ एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कि इसका सबसे बड़ा साइट कौन सा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राखीगढ़ ही। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी साइट ये है, और फिर इसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा थर्ड नंबर पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में गनवेरी वाला, और 5वें नंबर पर है धौलावीरा। धौलावीरा से सिंचाई के भी प्रमाण मिलते हैं, कृत्रिम सिंचाई के प्रमाण, वाटर को बेस्ट मतलब बेहतर तरीके से हार्वेस्ट करना, उसको जमा करना, और फिर उसके बाद उसे सिंचाई के लिए प्रयोग करना। यहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं धौलावीरा से। ये था सिंधु घाटी सभ्यता, इसके विस्तार, क्षेत्रफल, नामकरण जो भी।